Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है आप इनको भी देख के पहचान गए होंगे कि हम किन की बात करने वाले हैं। हम बेसिकली शॉर्टी नोट सीरीज़ में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट की, जो पॉलिटिकल इवेंट है जो हमारे यहाँ हुआ है अगस्त 2022 में। हमें हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं, मतलब इलेक्ट हुए हैं, और भारत को 14वें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने ओथ ग्रहण की है वाइस प्रेसिडेंसी की, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें इस टॉपिक की एक तो अहमियत यह है कि आपको मालूम है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो पूरा जो अगर आप बात करते हैं जो वर्किंग है गवर्नमेंट की, अगर आप बात करते हैं तो उसका जो क्रियान्वयन होता है, रियल हेड जो माने जाते हैं स्टेट के, वो माने जाते हैं कौन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में ही लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में तो बहुत ही कम जानकारी लोगों को होती है। आमतौर पे अगर आप बहुत मतलब आप लोग तो अभी छोटे हैं, लेकिन अगर आप बड़े क्लासेस में बड़े लोगों से अगर आप पूछेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दे पाएंगे। लेकिन इसमें एक आयरॉनिकल बात यह है कि अगर आप संविधान के हिसाब से देखेंगे तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अगर आप रंग में बात करते हैं हायरार्की में, तो सेकेंड इन द ऑर्डर आते हैं, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है आप कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि स्वेरिंग इन हुई है, अभी हालिया हुई है, तो एक तो ये हमारी करंट अफेयर्स का हिस्सा है, कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का हिस्सा है, और दूसरी बात हमें इसके ज़रिए हमें वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे संचालित होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, कितने लोग अभी तक प्रेसिडेंट बने हैं, और बाकी जो इत्यादि जो जानकारी है उसके भी हम समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपके ये दोनों पार्ट जो हैं, एक तरह से आपका कंटेक्चुअल जीके का भी पार्ट कंप्लीट हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, आपका पॉलिटी का भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप सोशल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास इतना समय अब नहीं है कि हम पूरे सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ें, है ना, और मोरओवर आपकी क्लास भी उतनी नहीं है जो डिमांड करती हो इतनी ज़्यादा नॉलेज होना। लेकिन IGK को एग्जाम है, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, और क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी हुए हैं, इसी साल हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर डिटेल्स जो है वो जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में, जो हमारा टॉपिक है सिविक्स के अंदर, तो उसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर लेते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंटशिप जो है उसमें से मिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ में आपके दोनों चीज़ें हो रही हैं। आपको एक तो जो हालिया हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा आपको प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस की जो भी चीज़ें रिलेटेड ऑफिस की इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लगता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम वो यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, जैसे आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लेनी होती, आपको कोई भी पैकेज परचेज करने को हम नहीं बोलते। अब इसका अगर आप देखें, सोचें, कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई फिर आप लोग रन कैसे करते हो, आप लोग का आप चलाते कैसे हो चैनल। ठीक है, बहुत लोगों को ये जिज्ञासा रहती है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो चैनल हम चलाते हैं वो अपने आप में हम उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे नहीं देखते, पहली चीज़। और दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो इतनी बुनियादी ज़रूरत है कि हर स्टूडेंट के पास उसका एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि हमारा दायित्व है कि हर एजुकेशन का की जो जिसको आप कहते हैं ना कि कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, कि कोई व्यक्ति अगर क्लासरूम में नहीं जाके पढ़ सकता तो उसके पास एजुकेशन नहीं पहुँचेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम मानते हैं। एक तो ये हमारा एक हमारी दृष्टि है, एक हमारा जिसको आप कहते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके लिए ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी, या आप एक वीडियो 10 बार भी चाहें तो आप देख सकते हैं बिना कोई कॉस्ट दिए, राइट। तो अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो आपका दायित्व इतना है कि आपको वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे शॉर्टी नोट सीरीज़ में हम स्वेरिंग इन की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप तस्वीर देख के अगर आप समझ गए होंगे तो ये अगस्त 2022 की में हुआ है, और स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है। और ये कौन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो कि हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे और पढ़ लेते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्टर कराया है, मतलब किसने ओथ दिलाई है, किसने शपथ ग्रहण करवाया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने एडमिनिस्टर की है ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की, इसकी जो कमान है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंसी की उन्हें सौंपी है, उन्होंने ली है। अब आपको जैसे मालूम है कि जगदीप धनखड़ जी ने किसको हराया है, किसको उन्होंने बीट करके वो इस पोस्ट पे आए हैं। उन्होंने मार्गरेट एल्वा जो काफ़ी फेमस आपको मालूम है पॉलिटिशियन है कांग्रेस की, उनको बीट किया है इलेक्टोरल कॉलेज में। जो उनका जो निश्चय जो निर्णय आता है उसमें के तहत उन्होंने उनको बीट किया है और फाइनली 14वें उपराष्ट्रपति भारत के बन गए हैं। किसको सक्सीड किया है, अगर कोई इनके प्रेसिडेंट्स पूछें कि इनसे पहले कौन थे, तो आपको मालूम है बहुत वरिष्ठ नेता थे जो बीजेपी के थे, वेंकैया नायडू जी। वो अभी तक जो थे वो उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, उनके ऑफिस के बाद अब इन्होंने ग्रहण किया है ऑफिस। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जब हम जगदीप धनखड़ जी की बात करते हैं तो आप थोड़ी सी हम इनके बारे में बता देते हैं। मुझे नहीं पता कितनी जानकारी आप लोगों को है। पहली बात तो ये कि ये लॉ के क्षेत्र से हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस लॉयर रहे हैं इन्होंने। अगर आप बात करते हैं तो राजस्थान से हैं, बेसिकली राजस्थान से हैं। पूरी अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है इन्होंने राजस्थान से ली है। उसके अलावा बहुत फेमस लॉ में इनका बहुत नाम है वहाँ पे, मतलब अगर आपको मालूम है एसोसिएशन जो है बार एसोसिएशन काउंसिल जो है राजस्थान की, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं 1990 से। ठीक है, 1990 से प्रैक्टिस की है और बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं उसमें इनका नाम रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं जो सतलुज वाटर के ऊपर जो एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम होगा, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा को डिफेंड जो है वो जगदीप धनखड़ जी ने ही किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हाल में अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी आपको मालूम है कि कौन है, मुख्यमंत्री हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। और जगदीप धनखड़ जी जो थे वो गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने एकेडमिकली उनकी बात करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। करियर वाइज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी जिसको आप कहते हैं बहुत ही लंबा स्पैन रहा है करियर का। इसके अलावा मतलब वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। उसके अलावा अगर आप सक्रिय राजनीति की बात करते हैं तो सक्रिय राजनीति में भी लोकसभा के मेंबर रहे हैं काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक। उसके बाद मतलब इनफैक्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं चंद्रशेखर जी की सरकार में, जो कि 1990 में जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रधानमंत्री थे हमारे चंद्रशेखर जी, उनकी जो कार्यकाल में इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, तो आपको मालूम है कि पॉलिटिकल करियर जो है वो भी बहुत सालों तक काफ़ी 3-3.5 दशक तक जो है स्पैन करता है। अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर भी रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस के भी रहे हैं। तो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी, और एज अ लॉयर के तौर पे भी बहुत सक्रिय रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज जगदीश धनखड़ जी फॉर यू। नाउ लेट्स बिगिन विद दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करती हूँ तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 के हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि ये देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है भारत में डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो इब्राहिम लिंकन ने कहा है, लेकिन ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है जब आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, है ना। सरकार जो है वो लोग जो है उसको सरकार को चुनेंगे, लोगों द्वारा निर्मित की जाएगी और लोगों द्वारा संचालित की जाएगी, है ना। ये सरकार हुई आपकी जब आप बात करते हैं प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र में एक और चीज़ जब बात आती है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो आपको मालूम है उससे पहले हमारे यहाँ बड़े सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य था, हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, है ना। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हम बहुत बड़ा हिस्सा थे, ठीक है, हम उनके अंडर आते थे, वो कॉलोनी थे हम ब्रिटिश एम्पायर्स की। तो आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत में, वो अगर आप संविधान को भी अगर हमारे क्लोजली स्टडी करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान में सीधे सीधे ब्रिटिशर्स से ले ली गई हैं। जैसे अगर आपको पता चलता है कि प्रेसिडेंट का अगर जो पोस्ट आप बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रिटिश मोनार्की से बहुत सारे उसके जो आपको फीचर्स हैं वो मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे ब्रिटिश में भी है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा जैसे हम कहते हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। लोकसभा में जो आते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्रधानमंत्री की, उनके क्या पावर्स हैं रियल हेड के तौर पे, आपको ये मालूम है। अगर आप बात करते हैं सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, तो आपको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट वहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब उसी में अगर आप बात करते हैं लाइन ऑफ ऑर्डर में, तो यहाँ पे अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 63 के अंडर, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करते हैं तो ये नेक्स्ट माना जाता है, प्रेसिडेंट के बाद अगर दूसरा ऑफिस है तो इनका माना जाता है। और ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो इनकी होती है। मतलब क्या कहा जाता है, फर्स्ट इन लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जो ऑफिस माना जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट का माना जाता है। मतलब जैसे वहाँ पे मोनार्की में आपको मालूम है ना, लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस या लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चलती है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आप वहाँ पे अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को अगर हम ब्रिटिश मोनार्की से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, आप जैसे वहाँ पे जो एपरेंट एयर है, द फर्स्ट इन लाइन ऑफ एपरेंट एयर अगर आप बोलते हैं तो वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलते हैं कि भाई जैसे अभी जो है वो महारानी है ना, क्वीन एलिजाबेथ जो है वहाँ पे मोनार्क है, अगर उनके बाद कहा जाता है जो फर्स्ट इन लाइन ऑफ प्रेसिडेंस है, जो फर्स्ट इन लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, वो क्या कहा जाता है कि उनके बाद कौन आएंगे, प्रिंस चार्ल्स आएंगे, ठीक है। तो प्रिंस चार्ल्स को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एपरेंट एयर बोला जाता है। एपरेंट एयर मतलब जो पहला कानूनी, अगर आप बात करते हैं कि यही जो है वो मोनार्की संभालेंगे। इन केस कोई ऐसी चीज़ आ जाती है या वो ऐसी कोई विल बना देती है कि वो बोले कि नहीं प्रिंस चार्ल्स नहीं, प्रिंस विलियम जो है उनके सुपुत्र जो हैं बड़े, वो एपरेंट जो है वो किंग होंगे, एपरेंट मोनार्क होंगे, तो बात अलग है। लेकिन फर्स्ट एपरेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ऑब्वियस एयर है, पहले जो आप कहते हैं कि वो उसको संभालेंगे, राजगद्दी राज सिंहासन को संभालेंगे। तो वैसी ही बात अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो पहला फर्स्ट एपरेंट एयर का पद होता है। और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट की जो बात होती है, प्रेसिडेंट की गद्दी को संभालने वाला सबसे पहला अगर आप कहते हैं दावेदार के तौर पे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को माना जाता है। हालांकि उनका जो इलेक्शन पूरा हमारे यहाँ इनहेरिटेंस वैसे नहीं चलती, आपको मालूम है राजशाही नहीं है, तो इलेक्शन के थ्रू ही होगा। लेकिन ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब अगर वो चाहें तो। जैसे अभी वेंकैया नायडू जी हैं वो नहीं बने हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो करवाया गया था, पिच किया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम है। लेकिन अभी आपको क्या एक और चीज़ मालूम है कि 14 वाइस प्रेसिडेंट भारत में रहे हैं, 14 वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिसमें से 6 वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो आगे चल के प्रेसिडेंट बने हैं भारत के, ठीक है। तो ये बात उतनी भी तथ्य जो है उतना भी गलत नहीं है। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो ये पद जो है आपको मालूम है 1950 में जब हमारा संविधान आया था फोर्स में, तब हुआ था पद जो था, तब उसके बारे में ये बात आ गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो रखा जाएगा भारतीय संविधान में। लेकिन पहला अगर आप बात करते हैं तो जो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ओथ ली थी या जिन्होंने सबसे पहले जो अधीन हुए थे, जो आसीन हुए थे इस, अगर आप बात करते हैं इस पोस्ट पे, अधीन नहीं आसीन हुए थे इस पोस्ट पे, उनका नाम था, बहुत फेमस और बहुत बड़ा नाम था, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आप बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि वो कितना बड़ा नाम था। उनके नाम पे आज तक भी हम टीचर्स डे 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के दिन सेलिब्रेट करते हैं, है ना। आप लोग बहुत सारी गुडीज़ बनाते होंगे, अपने टीचर्स को कॉन्फर करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। तो ये जो है वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो दूसरे, आपको मालूम है दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। पहले कौन थे, पहले का नाम तो खैर सबको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कब इसको ग्रहण किया था, पोस्ट को कब इन्होंने लिया था, इन्होंने 13 मई 1952 को, ठीक है। तो आप देखते हैं तो इन फोर्स अगर आप बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भारत में कब से चल रहा है, तब से निरंतर काम कर रहा है। ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की कब से कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये
कॉन्स्टिट्यूट तो 1950 में हो गया था, असेंबली में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 1950 में आ गया था, लेकिन अगर आप इन फोर्स देखते हैं तो 1952 से लगातार काम कर रहा है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसको ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। और मैंने जैसा बोला कि 14 प्रेसिडेंट में से आज की डेट में से 6 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। 14 वाइस प्रेसिडेंट्स में से 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि आगे चल के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इसमें अगर आप नाम लेते हैं तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। इनमें अगर आप एक नाम अगर मैं आपको बताऊं कि जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन उनकी इन ऑफिस डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे वेंकट गिरी जो थे, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ही वाज स्वॉर्न एज, वो उन्होंने कंटेस्ट किया था एज, जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से, और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो फिर फाइनली वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एक और नाम आता है मेरे दिमाग में, उनमें आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का अगर आपने नाम सुना हो तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चीफ जस्टिस रहते हैं इंडिया के, 11th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, अगर आपको पता हो तो 11 चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, लेकिन उसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारत के। ठीक है, अब एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका जो है हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, कार्यभार संभालते हैं और किन परिस्थितियों में संभालते हैं। ठीक है, वो हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें जब हमने इतनी सारी चर्चा की है तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब इलेक्शन जैसे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो इनमें अगर आप बात करते हैं तो बहुत सीधा सा कैसे एक व्यक्ति जो है वो क्वालिफाई करता है टू बिकम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर आप बात करें तो बहुत जो इसके जो वो बने हुए हैं कि एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत के, दूसरी बात उनका 35 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपको मालूम है इस तरह के जो उनके क्वालिफिकेशन है वो अपनी जगह पर है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा की मेंबरशिप का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि कि राज्यसभा का मेंबर का प्रावधान इसलिए ज़रूरी हो जाता है। लोकसभा से इनका कोई खास लेना देना नहीं होता, राज्यसभा का इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। तो अगर आप पावर के तौर पर बात करते हैं तो आप तकरीबन वैसे ही समझ लीजिए जैसे लोकसभा में स्पीकर की जो पद होता है, जो पोस्ट होता है, वैसा ही पोस्ट जो होता है वो राज्यसभा में किसका होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्रावधान है ये रखा गया है। अब इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें मैंने कहा वो डिफरेंट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज अब जैसे हमको पता है कि नॉर्मली इलेक्टोरल कॉलेज लोग क्या समझते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो वैसे ही है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। जैसे आपको मालूम है अगर यूएस वगैरह में आप बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंशियल। हमारे यहाँ वैसे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की हमारे यहाँ पद्धति है, लेकिन और हमारा क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो और ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जनरल इलेक्शंस जब कॉल होते हैं तो वो लोकसभा के लिए होते हैं, या अगर आप बात करते हैं तो वो किसके लिए होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या आपको मालूम है जैसे पार्लियामेंट्री जो उसके जो विंग है उसके लिए होते हैं। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, ये आपको पता है। ठीक है, उनका जो चयन है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जिसमें दोनों सदन के जो मेंबर्स रहते हैं वो रहता है, रिप्रेजेंटेशन रहता है उसमें। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों मेंबर रहते हैं, लेकिन उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रहते हैं। ये आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्टोरल कमीशन की हम बात करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि पहली बात इसमें दोनों मेंबर्स तो रहते हैं पार्लियामेंट्री हाउसेस के, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर रहेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि इसमें अगर आपको प्रेसिडेंट में बात किया जाता है तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरी बात जो दूसरा डिफरेंस आ जाता है, जो मेजर डिफरेंस आ जाता है कि वो ये है कि इसमें मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो कि आपको मालूम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, मतलब जितने स्टेट हैं इंडिया के उनमें सबकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, है ना, जिनको हम बेसिकली विधानसभा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिसमें मतलब जो MLA वगैरह रहते हैं, जिसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो इसमें वोट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे दो मामलों में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट मामला है कि पहली बात
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, एमएलएज जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं और उसमें एक चीज़ लेकिन कम हो जाती है कि वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा के सिर्फ वो वोट करते हैं। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो भी वोट करते हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं एमपीज जो हैं वो वोट करेंगे। ठीक है, एमएलएज का कोई रोल नहीं होता। ये चीज़ समझ में आ गई है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आया इलेक्टोरल कॉलेज में। नॉर्मली लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि सेम इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो काम करता है। यहाँ पे सेम इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, अलग होता है। इलेक्शन कमीशन कराता है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वीपी के इलेक्शंस, और उनके पास भी एक टाइम होता है कि मतलब जो ऑफिस है, आउटगोइंग ऑफिस है जो, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन उसको करवाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको सिस्टम आपको मालूम है इनडायरेक्ट है, बैलेट के थ्रू वोटिंग करनी होती है, आपको वो सब कुछ करना होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो भी ठीक है। आपको रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम जो है उसको चुना गया है उसके थ्रू होता है, वो सब कुछ आपको क्लियर है। इसमें जब दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं तो उसमें ये भी बात आती है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ज़्यादातर जो होते हैं ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर केसेस में। और उनको क्या करना होता है, वो पूरा इसका संचालन वगैरह करते हैं। और फाइनली जब इलेक्टोरल कॉलेज का जब रिजल्ट आता है तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है यही उसको जाके बताता है, यही जो है उसको गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री जो है भारतीय जो गवर्नमेंट है उसको जाके उसके बारे में बताता है जो रिजल्ट आता है इलेक्टोरल कॉलेज का। ठीक है, मतलब अब मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पे आई? मिनिस्ट्री आई यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस की। ठीक है, उनको जाके इसके बारे में सूचना दी जाती है और उसी टाइम पे इलेक्शन कमीशन को भी इसकी सूचना दी जाती है। तो ये जो कार्य होता है किसका होता है? रिटर्निंग ऑफिसर का, वो बताते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक बार जब आपके पास सूचना आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो है ये व्यक्ति जो है उनका चयन हुआ है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर क्या होता है, वोटिंग का जो रिजल्ट है वो आ गया। उसके बाद आपको पता चला कि ये जो है ये वोटिंग में ये जीते हैं और ये जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेजेट ऑफ इंडिया में के जरिए इसको छापती है और गेजेट ऑफ इंडिया में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो ये प्रोसेस पूरा इलेक्शन का आपको क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मैंने कहा कि वही जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपको पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कि आपको 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको होल्ड नहीं करना होता। ठीक है, मतलब कोई किसी भी प्रकार से आपको क्या नहीं करना होता, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे काम में लिप्त नहीं होगा जो कि आपको प्रॉफिट ऑफ, जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना होता। ये अगर आपने बाकी जब लोकसभा वगैरह की जब हम पढ़ेंगे जब मेंबर्स की, तो उनमें भी ये सारी जो चीज़ें वो मिलती हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जब ये डालते हैं कि हमको ये इलेक्शन करना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, 15,000 रुपये जो है उसका जो अमाउंट है, राशि जो है वो पहले कहाँ जमा करानी पड़ती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करानी पड़ती है। ठीक है, ये एक इसका प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। अब इसमें अगर आप बात कर लेते हैं तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन। इनको इलेक्शन क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा राज्यसभा का। और कारण क्या है इसका? कारण बिल्कुल वही है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे ये कार्य करते हैं राज्यसभा के, जो कि काय के इक्विवेलेंट है स्पीकर ऑफ लोकसभा। हालांकि स्पीकर ऑफ लोकसभा देखा जाए तो इक्विवेलेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके जो पावर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी। ये बात मैंने आपको समझा दी। इसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशन क्या दे दिए हैं कि उनको किसी भी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो आप स्टेट के लेवल पे हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, किसी भी जरिए उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने की परमिशन नहीं होती। अगर ये बात सही है तो ही आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या ले डाउन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तो काहे में ले डाउन करता है पहले वो भी समझ लो। आर्टिकल 71 के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 71 के अनुच्छेद 1 में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आप बोलते हैं ना कि क्या बोल रही थी मैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ले डाउन करता है? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी लेजिस्लेचर का उनको हिस्सा नहीं होना चाहिए, या किसी भी मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का भी उनको मेंबर नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जो बोला था कि वो प्रतिनिधि करते हैं या प्रतिनिधि कर सकते हैं किसकी, राज्यसभा की, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जब हमने लास्ट में पढ़ा था ही शुड
बी क्वालिफाइड, उनको क्वालिफाई होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, ठीक है। नेसेसरली इसकी बात हो नहीं रही है, उनको क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं हो तब तक आप वहाँ के ऑक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैसे बन सकते हो वाला हिसाब है, ठीक है। लेकिन उनको किसी भी, जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने रन किया है, कंटेस्ट किया है, उस दौरान उस समय में उनको किसी भी मेंबर किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं हो सकते हैं, मतलब किसी भी एमपी तो हो ही नहीं सकते हैं, एमएलए भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, कोई ऐसा कोई प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है जो कि या तो एमएलए है या एमपी है, चाहे लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का मेंबर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, उनको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी इन द हाउस ऑन द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको मतलब क्या, ये तो हर जाहिर सी बात है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो फिर उस समय पे आप मेंबर नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप हैं, ऑलरेडी हैं, अगर आपने कंटेस्ट कर लिया है और आप जीत गए हैं और आप बन गए हैं, तो उससे पहले आपको रिज्यूम करने से पहले ऑफिस, अपना जो पोस्ट है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। और ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि आप एक साथ 2 पोस्ट या 2 ऑफिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि भैया फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो कैसे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप समझो, वो तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं ही, इसी वजह से तो वो बने। अगर इनफैक्ट वो अगर लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे या लोकसभा जीत के नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। यहाँ पे ये चीज़ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ हमारे नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा ना, इसको कहाँ जोड़ के देखो, ब्रिटेन में क्या मोनार्की जो है, आपको मालूम है उनको क्या माना जाता है, उनको वो, उन्होंने कभी आज तक वोट नहीं दिया। जो वहाँ की रानी है, उन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ ने आज तक उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने, हालांकि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन बावजूद उन्होंने इसके वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको माना जाता है कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा एज अ हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनको अगर वो किसी ऑफिस को होल्ड भी करते हैं या किसी पोजीशन को होल्ड भी करते हैं, तो उसको रिज्यूम करने से पहले उनको उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कोई भी प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, बेसिकली 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन नॉर्मली इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या बढ़ा दिया जाता है आमतौर पे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो है होल्ड कैसे होता है ऑफिस, 5 साल का होता है, लेकिन जिस डेट से, और वो बिना किस तारीख से जाता है, जिस दिन वो ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो 5 साल तक का कार्यकाल काउंट किया जाता है और वो ज़्यादातर आगे कैरी ओवर किया जाता है, ठीक है। हाउएवर अगर वो चाहें तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और इसमें कोई बहुत बड़ा फिर इसमें कोई झंझट नहीं होता। जैसे आपको मालूम है, प्रेसिडेंट को अगर आप बात करते हैं तो बहुत लंबा काम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाते हैं बीच में, या अगर आप बात करते हैं कि जब प्रेसिडेंट को हटाना हो अगर पोस्ट पे से, तब भी बहुत बड़ा काम होता है। आपके यहाँ मालूम है इम्पीचमेंट चलता है, जो इम्पीचमेंट, अब एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि इम्पीचमेंट का जो फंडा है हमारे यहाँ कहाँ से आया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इम्पीच किया जाता है, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया जाता है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं मोनार्की की और ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के हिसाब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, हमारे यहाँ तो ठीक है, हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस बनाई हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो हायरार्की चल रही है, वहाँ पे आपका क्या चल रहा है, वहाँ पे आपको मालूम है कि आपकी मोनार्की चल रही है। तो वहाँ पे कोई ऐसा फंडा नहीं है कि वहाँ पे कोई खड़ा हो जाए और इम्पीच कर दे, कि आज से बोल दे कि आज जो है प्रेसिडेंट जो है, आज से जो महारानी है वो महारानी नहीं रही, वहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो जो ऑर्डर ऑफ हेरिडिटरी या ऑर्डर ऑफ जिसको आप बोलते हैं हायरार्की है, वो वैसे ही चलेगा, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वही वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना था कि हमको तो कहीं ना कहीं ये लाना था कि हमको अंकुश भी रखना था, ठीक है। हम ये कोई उस पर तो चला नहीं रहे हैं कि भाई वंशवाद पे तो हम चला नहीं रहे हैं, हमारा तो प्रजातंत्र है, तो हम ये तो कर नहीं सकते थे कि ये जो है बिल्कुल ही ऐसा ऑफिस हो जाए जिसपे से आपको हटाया नहीं जा सकते। तो हमने ये कहाँ लिया, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस आया हमारा, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर हमने लिया है, वो हमने लिया है कहाँ से, दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वहाँ से हमने उठाया है। कौन सा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आपको मालूम है वहाँ पे जब राष्ट्रपति हैं, जो कि वहाँ पे सर्वोच्च पद माना जाता है, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति मतलब सबसे बड़ा पद अगर आप कंसिडर करते हैं, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली पोस्ट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट की है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो फिर इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के थ्रू हटाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के साथ होता है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं होता। ये फंडा जो मैंने इतना सारा समझाया वो मैंने इसलिए समझाया कि समझो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस होता है। कई लोग क्या समझते हैं, वो एक ही चीज़ में लिख देते हैं, अगर उसमें जो फंडे आते हैं ना, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि इलेक्ट्रल कॉलेज भी उनको समझ में नहीं
आता है, उनको लगता है इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्टोरल कॉलेज एक ही जैसा होगा। इम्पीचमेंट उनको लगता है कि भैया प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट से हट रहे हैं, चीफ जस्टिस जो है इम्पीचमेंट से हट रहे हैं, तो एक काम करो वाइस प्रेसिडेंट को भी उसी लाइन में कर दो। वैसा नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस के पास ये पावर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अगर वो हटाना चाहें, अगर वो उस पर केस होता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, घटनाक्रम ऐसा होता है कि उनको हटाया जाना पड़ेगा, या ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बात ऐसी कोई हो गई है, तो फिर वो बेंच बनती है ना। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बनती है जो उसके ऊपर बात करते हैं, कमेटी गठित होती है और फिर इस पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। और आज तक, लेकिन अभी भारत के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे जिनको हटाया गया हो, या एक आप उनके अगर, या उनको मतलब उनके रहते हुए किसी और को शपथ दिलाई गई हो, इस तरह का कभी कोई घटना अपने यहाँ नहीं हुई है। एक कृष्णकांत जी ज़रूर हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो ही वॉज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट जिनका इन ऑफिस मतलब वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। अब आप बात कर सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ द टर्म, अगर आप संविधान की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वो अपना रेजिग्नेशन जो है अगर वो चाहें तो किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफर कर सकते हैं, और जिस दिन ये एक्सेप्ट होगा, जिस दिन वो दे रहे हैं उस दिन नहीं, जिस दिन ये एक्सेप्ट होगा उस दिन से माना जाएगा, तो उस दिन तक उनका कार्यकाल गिना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इनको रिमूव अगर करने की नौबत आए तो वो भी किया जा सकता है उनके कंप्लीशन से पहले। ऐसा प्रावधान जो है हमारे संविधान में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, उनको आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास करके भी हटाया जा सकता है। कैसे? उनको अगर मेजॉरिटी ऑफ, अगर पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। अब कौन हटा सकता है? एक बार ये समझो कि यहाँ पे दोनों हाउसेस की बात हो रही है, लेकिन क्या है, उस समय पे, उस टाइम पे, उस पीरियड में जब उनको हटाने की बात हो रही है या उनको हटाने की चर्चा हो रही है, तो जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनको अग्री होना चाहिए, मेजॉरिटी उनकी आनी चाहिए अगर वो इनको हटाना चाहते हैं तो। और ये जो मेजॉरिटी है, डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स लेंगे राज्यसभा के। लेकिन फाइनली कहाँ पे, जब तक कोई चीज़ के ऊपर ठप्पा नहीं लगता तब तक काम नहीं होता भारत में, लोकसभा की। ठीक है, तो मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो मेंबर्स जो है वो कौन से हैं? राज्यसभा के हैं, जो उस समय पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन फाइनल जो डिसीजन बॉडी है, अग्रीड होना चाहिए, लोकसभा में भी इसकी जो सहमति होनी चाहिए, लोकसभा में भी इसके बारे में लोगों को ये मानना होगा कि हाँ चलो इनको हटा दिया जाए। मतलब सिर्फ राज्यसभा के अकेले के करने से नहीं होगा, और लोकसभा तो खैर इसमें पहली इनिशियल बॉडी है ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये बात कर लेते हैं आप, दिस मीन्स दैट दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी, और इसमें फिर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। मतलब बेसिकली राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसको पहले पास करेंगे, उसके बाद ये जाएगा लोकसभा, और लोकसभा में अगर माइनर मेजॉरिटी है तो भी ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हैं कि ओनली इन राज्यसभा एंड नॉट इन लोकसभा। ये बात आप समझ लीजिए कि जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, प्रेसिडेंट की बात आप छोड़ दिए, प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ही अलग फंडा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़्यादातर जो है वो लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पूरा जो है इनिशियल जो बॉडी है वो हमेशा राज्यसभा के ऊपर रहेगा, जो फोकस है, जो फीचर है वो हमेशा राज्यसभा रहेगा, लोकसभा बैकड्रॉप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, रेजोल्यूशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा में होगा अगर उनको हटाना है तो। ठीक है, और वो कहाँ से पारित होना चाहिए? लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से उस पर मोहर लगनी चाहिए। लेकिन ये कभी भी उनको हटाने की अगर कोई बिल है तो कहाँ पे कहाँ पेश नहीं होगा? लोकसभा में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो। इसमें भी कई लोग ना बहुत पता है, वाइस प्रेसिडेंट का बताना इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और फिर वो गुफ अप करते हैं मेन एग्जाम में जाके। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में होगा, नॉट इन लोकसभा, but no such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given। ठीक है, और पर कोई भी ऐसा नोटिस जो है वो नहीं जा सकता है। ये पॉइंट रिपीट हो गया, इसको काट देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो है वो मूव नहीं हो सकता जब तक 14 दिन का एडवांस नोटिस सबमिट नहीं किया जाएगा। 14 दिन का एडवांस नोटिस नहीं दिया गया है तब तक ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन मूव नहीं हो सकता राज्यसभा में भी। मतलब इसकी प्रायर आपको कितने दिन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? 14 दिन की है। अब इसके आगे हम ये और पढ़ लेते हैं कि नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ये बात ज़रूर है कि आपको इसको रिमूव करने की, इनको रिमूव करने की एक प्रावधान जो है वो संविधान में दिया गया है ना। ये नहीं बोला गया है कि एब्सोल्यूट पावर हमारे यहाँ किसी को भी नहीं दिया गया है। अगर आप बात करते हैं हमारे संविधान की, तो किसी को भी निरंकुश पावर नहीं दिया गया है।
जिसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बहुत क्लियर थी अपने दिमाग में कि कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा फीचर या कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज़ ना बने कि किसी के भी हाथ में बहुत ज़्यादा निरंकुशता आए या डिक्टेटरशिप को आप बढ़ावा दें, ठीक है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि भारत ने इतना बड़ा इतिहास जो है वो देखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास की तो आपको मालूम है 10,000 साल के इतिहास में कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी को ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत ने बहुत आक्रमण झेले। मतलब हमारी ज़मीन ने इतना खून खराबा आक्रमण झेला और इतना सब्जुगेशन झेला है कि हमें ये मालूम था कि जब हम संविधान जब आया भारत का और ये हुआ कि भारत जो है एक फ्री राज है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि अब कोई भी नया जो है जो पनप ना पाए, जिसको कहते हैं ना कॉलोनी के तौर पे कोई पनप ना पाए, इंपीरियलिज्म कोई शक्ति वापस ना सर उठा पाए, ठीक है। तो इस वजह से प्रजातंत्र को इतना ज़्यादा फोकस में रखा गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इतना ज़्यादा इसको फोर्स में रखा गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ थी जिसको कहते हैं ना दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, कि कोई भी प्रकार के किसी भी निरंकुशता को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि अगर आपको पार्लियामेंट को अगर भंग करना है या आपको लोकसभा को भंग करना है तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पारित कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटाना है तो आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसके भी ये बात बोली गई कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी पावर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में गठित होती है 5 जजेस की बेंच और वो भी इस पर निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। या राज्यसभा की जब हमने बात की कि राज्यसभा में मूव किया जा सकता है और 14 दिन के नोटिस में पीरियड में आप उसको दे सकते हैं, आप फ्लोर पे ला सकते हैं और आप उसको फिर राज्यसभा में टोटल मेजोरिटी के साथ जो मेजोरिटी है वहाँ पर होगा और फिर लोकसभा में माइनॉरिटी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोसेस पे समझ में आ गई रिमूवल के। लेकिन एक और चीज़ उसमें थोड़ी सी आयरॉनिकल ये है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल्कुल साफ तौर पे इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल साफ तौर पे इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में कोई चीज़ रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जब हम समझते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, ये बात तय है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो इससे नॉर्मली वो आगे बढ़ जाता है, वो दोबारा री इलेक्ट कर सकते हैं उस वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, और अगर चाहें तो ऑब्वियसली अपरेंट एयर तो वो माने ही जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो उसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में चीज़ें लिखी जाती हैं कई बार वो ज़मीनी हकीकतों से थोड़ा उतना उसकी प्रैक्टिस में चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। प्रैक्टिस में आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैकिंग होती है। जैसे अभी आपको मालूम है कि ये जो जगदीप धनखड़ जी बने हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट माने जाते हैं और उन्होंने किसको बीट किया, मैंने आपको बताया, मार्गरेट एल्वा को, जो कि कांग्रेस की थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो अपना रोल इसमें प्ले करती है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना रोल इसमें प्ले करती हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है देखा जाए तो टेक्निकली इनको फर्स्ट एयर के तौर पे बात माना जाता है, जाना जाता है, और चाहें तो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता, मतलब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको बैक नहीं करती और वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऑन द फ्लोर आके, या जिसको आप कहते हैं थोड़ा सा रियल टाइम पे आके चीज़ें जो है गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। जैसे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, है ना। और अगर ये चाहें तो 5 साल तक अगर आपने 5 ईयर्स आपने सर्व कर लिया है एज द वाइस प्रेसिडेंट तो आप री इलेक्ट करने के लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका क्या, आप वेट कर सकते हैं और आप दोबारा इसके लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप तब तक ऑफिस जो है अपना लेके रखेंगे, या तब तक आप अपने ऑफिस में रहेंगे, आप उसका काम जो है कार्यवाहन जिसको आप कहते हैं, आप उसके उस पे तौर पे रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, जब तक आपका सक्सेसर, जो आने वाला सक्सेसर है, जो कि आ गए हैं, जिन्होंने ओथ ग्रहण नहीं की है इन ऑफिस, जब तक नहीं आ जाते तब तक आप उनका कार्यभार जो है वो संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी एमोल्यूमेंट फॉर दी वीपी इन दैट कैपेसिटी। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक और चीज़ है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए तो बात अलग है, प्राइम मिनिस्टर की बात अलग है, अगेन
वीपी की जहाँ बात आती है तो इनके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ हुई है कि इनके लिए कोई भी एमोल्यूमेंट भी नहीं तय किया गया है। एमोल्यूमेंट किसको बोलते हैं? एमोल्यूमेंट कहते हैं जो कि आपका जो रेम्यूनरेशन होता है कि अगर आप कोई पोस्ट संभालते हैं या कोई काम करते हैं तो उसके बदले आपको जो तनख्वाह दी जाती है, जो आपको आपकी सर्विसेज के बदले जो आपको पेमेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमोल्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एमोल्यूमेंट जो है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फिक्स नहीं किया गया है। उनकी कैपेसिटी में एज दी वाइस प्रेसिडेंट को कितना मिलना चाहिए, कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये बात फिक्स नहीं है। पर क्या इसका मतलब यह है कि उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते या उनकी कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती? ऐसा भी नहीं है। उनको तनख्वाह कैसे मिलती है? उनको क्योंकि वो चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है, सॉरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उनको जो पेमेंट मिलती है या उनकी जो सैलरी आती है वो उनको किस कैपेसिटी में आती है? वो उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आती है, वो उनको आती है एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और वो इसके जरिए वो रेगुलर सर्विस, रेगुलर सैलरी जो है वो ड्रॉ करते हैं और बाद में भी उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको सारे पर्क्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने आप में तय है। अब जब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की, तो फंक्शंस आप इनके समझ चुके हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक्ट करते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये आप समझ चुके हैं राज्यसभा के, है ना। अगर आपने राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो आपने देखा होगा जैसे लोकसभा में स्पीकर की जो चेयर होती है वो बैठते हैं, वैसे ही अगर आपने वहाँ पे देखा होगा लोकसभा राज्यसभा टीवी में अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखे होंगे तो नीचे लिखा होता है इन द चेयर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के यही होते हैं। ठीक है, इन ऑफिस अगर आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको हेड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इनके कैपेसिटी में अगर आप बात करते हैं तो पावर एंड फंक्शन, जैसे मैंने कहा लोकसभा में जो स्पीकर के पावर एंड फंक्शन होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा थोड़ा सा पावरफुल पोजीशन ज़्यादा है। मतलब अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आएगा अगर पोजीशन की या पावर की बात करते हैं तो, लेकिन नेचर में सिमिलर पोस्ट है। ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वैकेंसी आती है। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट जो है किसी वजह से बीमार है या किसी वजह से ऐसी कोई कंडीशन है कि वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो अपना जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं या वो अपना जो ऑफिस है उसका जो वर्क है वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वो बीमार हैं या फिर उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया है या उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन चल रहा है या फिर आप कह सकते हैं उनकी डेथ हो जाती है इन ऑफिस, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में अगर प्रेसिडेंट जो है ऑफ इंडिया वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स है कि वो ये काम जो है वो 6 महीने तक ही कर सकते हैं। बाकी जब तक 6 महीने के अंदर फिर आपके पास ये आपको ये करना होगा कि आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फ्रेश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको कॉल करने होंगे। ठीक है, तो 6 महीने के कार्यकाल तक, 6 महीने के टाइम पीरियड तक वो एज प्रेसिडेंट भी एक्ट कर सकते हैं अलग अलग सूरत हाल में, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम पीरियड में किस तरह की कंडीशंस हैं उस पर। अब आपको मालूम है जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम 6 मंथ होता है जिसमें वो जब तक नया जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके पोस्ट में नहीं आता है, ऑफिस नहीं ग्रहण करता। अब अगर हम बात कर लेते हैं सिटिंग प्रेसिडेंट, अगर अपना जो भी उनके दायित्व हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, अगर उनका वो निर्वाहन नहीं कर पाते, सिटिंग प्रेसिडेंट मतलब कौन? जो आपके राष्ट्रपति हैं, अगर वो अपने ऑफिस जो है वो ढंग से संचालित, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उसका संचालन नहीं हो पा रहा है, तो इनको अगर आप बात करते हैं तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट अपनी डिस्चार्ज कर सकते हैं या उनका फंक्शन जो है वो पूरा कर सकते हैं, उनका दायित्व जो है वो निर्वाहन कर सकते हैं उनके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एज वाइस प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं करने के हाल में आते। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई बीमारी हो गई, कोई वजह हो गई कि प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, तो उतनी दिन तक या उतने टाइम पीरियड तक वो जो है वाइस प्रेसिडेंट वो उनका काम जो है वो देखेंगे, संभालेंगे। अब ये आपने अगर देखा होगा, आपने एयरफोर्स 1 अगर देखी है मूवी, ठीक है, एयरफोर्स 1 अगर आपने देखी है, हैरिसन फोर्ड की मूवी थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूवी थी जिसमें एयरफोर्स 1 जो कि आपको मालूम है कि अमेरिका का, यूएस के प्रेसिडेंट का प्लेन माना जाता है वो। ठीक है, उसको हाईजैक कर लिया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स रहती हैं कुछ रशियन एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स, वो उसको हाईजैक कर लेती हैं, उसके ऊपर वो पूरी मूवी है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को ही हाईजैक कर लिया जाता है ना, एयरफोर्स 1 को हाईजैक कर लिया जाता है। तो उसमें जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम रहता है तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट रहती हैं स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट्स की, वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करती हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट।
ये चीज़ आती है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक और बार बता दूं, ये कई बार जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि भारत में जब हम बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग संविधानों से ली गई थी। तो ये अगर आप देखते हैं, ये प्रोसेस अगर आप देखते हैं, ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो कहाँ से आई है, ये आप अमेरिका से हमने सीधे सीधे ली है। वहाँ का जो प्रोसीजर है वो हमने वहाँ से सीधे सीधे अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये जो फंडा है ना कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो उतने टाइम पीरियड तक, जब तक वो ऑफिस रिज्यूम नहीं करते तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। और इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि जब वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो एक परमानेंट पीरियड के टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हैं कि पता चला प्रेसिडेंट जो थे उनकी डेथ हो गई है तो जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं होते तब तक वो कर रहे हैं, अगर वो टाइम पीरियड है तब, या इम्पीचमेंट मोशन चल रहा है तब अगर वो कर रहे हैं, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों की बात है और प्रेसिडेंट अभी बीमार है या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और वापस अपना पोस्ट कर लेंगे। लेकिन जो भी कारण हो, जिस भी वजह से अगर वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो उस दौरान वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं रहेंगे राज्यसभा के। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस दौरान वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के नहीं रहेंगे, ये आपको समझना होगा। ठीक है, वो कोई भी, जैसे आपको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं के भी मेंबर नहीं हो सकते, राज्यसभा लोकसभा इस तरह का कार्य वो नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसमें, वो जब वीपी उनकी पोस्ट पे आएंगे तो वो भी कोई भी पद या कार्यभार जो है वो ग्रहण नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के ड्यूटीज के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और उस टाइम पे क्या होगा, जब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का जो कार्यभार है वो संभालेंगे और वो उनके जगह पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं जो कम लोग जानते हैं कि अभी CUET वगैरह की बात हो रही है, CUET के एग्जामिनेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी बात हो रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये कम लोगों को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चांसलर भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, चांसलर मतलब कुलपति जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया के जो कुलपति हैं, चांसलर हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। इसके साथ आ गए हैं हम अंत पे। हमने पढ़ाई कर ली है, हमने समझ लिया है हमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके किस तरह के उनके रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अभी जो हमारे हाल में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमने उनके बारे में जाना है। इसके अलावा भी हमारे जो 14 वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में भी आपको मोटे मोटे तौर पर जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इस साल हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस साल हुए हैं इंडिया में, तो इन दोनों पे सवाल बन सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अक्सर जब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं या सिविक्स में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बातें जो हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में होती हैं, MLAs के बारे में होंगी, MPs के बारे में होंगी, सबके बारे में होंगी, लोकसभा स्पीकर के बारे में होंगी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट समहाउ मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वजह थी कि मैंने आज इसको चुना था टॉपिक को, इस पर हमने बहुत सारी चर्चा की है। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो क्या कर सकते हो, मालूम है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अब बाकी आपको एक्सेस कैसे करना है डेटा, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे magnetbrains.com। वहाँ जाएंगे तो हमारे जितने भी हमारे जो भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, K-12 चलता है, NTSC ओलंपियाड वगैरह सब कुछ चलेगा यहाँ पे। इसमें खोलोगे ना तो यहाँ पे देखो नीचे ओलंपियाड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, वॉच नाउ करोगे तो ओपन होगा। अब इसमें जितने भी हमारे वीडियोस अभी तक आए हैं इसको आप स्क्रॉल अप करोगे। ठीक है, तो कैसे स्क्रॉल अप करोगे, इस तरह के हमारे वीडियोस की लिस्ट खुल जाएगी। एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी देखना चाहते हो तो देखो, उसमें ड्यूरेशन भी दी हुई है कि कितना लंबा वीडियो है, आपके पास वॉच नाउ का ऑप्शन है, क्लिक कर रहा है बस। अब ये सिमिलर चीज़ जो है आपने कर लिया तो पेज ओपन होगा जिसमें आपको वीडियो चलेगा और इसमें आपको ऑप्शन होगा अगर आप मोर वीडियोज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके भी, और नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो उसका भी। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। अब आपको मालूम है YouTube पे भी बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से करना है। जो हमारे चैनल है उस पर आपको प्लेलिस्ट मिलती हैं, आपको पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको FB पे और हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको मालूम है, आपको नीचे मुझे कहीं पे लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो आई विल गेट बैक टू यू। अब ये
दोनों टॉपिक हमने साथ में कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स भी हो गया है और उसमें कुछ हद तक हमारी एक पॉलिटी और सिविक्स का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब IGK का एग्जामिनेशन आ रहा है तो बिल्कुल तैयारी कर लो, बिल्कुल कमर कस लो और अपन साथ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसको पूरा रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।